नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ वकास हबीब राना साहब मौजूद हैं। सेटिंग कमेटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन इफ्तिखार आज पहाड़ों पर गए थे नारायण कागान, और वहाँ से आने में उनको देर हो गई, तो आज वो शो पर नहीं है, कल आ जाएंगे। मैंने आज कोई ऐसा कुछ नहीं किया। तीन बड़े वो तुम जब गए हो ना कि पहाड़ों पे गए थे, बड़े अच्छे आदमी थे। नहीं, बड़े अच्छे आदमी अभी भी वो हैं, अभी भी वो अच्छे आदमी हैं, चाहे वो हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन यादों में तो है ना। यादों में तो है, हम उनको मिस कर रहे हैं। हसन तुम कहाँ चले गए हसन? अच्छा, उड़ती हवा सा वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का तमाशा जो है वो पिछले 4-5 दिन से लगा हुआ है, उसको हमने डिस्कस करना है। साथ जो है वो आपको पता है कि एक छोटा सा जंग भी जारी है, वो भी तमाशा ही है, वो भी तमाशा ही है। और तीसरा जो एक है सोप ओपरा, वो है स्टार प्लस का ड्रामा। बहनें जो हैं वो क्या कहते हैं, भाई को ढूंढती फिर रही हैं, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है और वो भाई जो है वो कहीं चला गया है, भाई मिल नहीं रहा, उसको कई को जहर दिया जा चुका है, वो वापस आ गया। अब बहनों की आपस में अचकज़ई की मुलाकात हुई है नूरीन खान और उज़मा खान से। अच्छा, अलीमा खान वाज मिसिंग, ठीक है, एंड आई फाउंड आउट व्हाई शी इज़ मिसिंग। चलें उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है यार, सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त लोकल पॉलिटिक्स का है ना, वो है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू एक 2 टावर्स हैं जो कि मारगला की पहाड़ियों में बड़े खूबसूरत से नज़र आते हैं देखने में, दूर से इस्लामाबाद के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस इन इस्लामाबाद, दूर से नज़र आ रहे होते हैं उसकी सिंबल्स के तौर पर। मगर वहाँ पर हमेशा से ये एक मोतरज़ा सा मामला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला जाता रहा है, अब ये हाई कोर्ट के अंदर गया हुआ था, लीज़ कैंसिल हो गई है। ज़रा थोड़ा सा लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करें कि इशू क्या है, वाई इज़ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इस्लामाबादी एलिट्स फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। अली ये देखें, ये रेड जोन में आता है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें कि पार्लियामेंट हाउस है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, फिर आपका सिविल सेक्रेटेरिएट है, फिर कोसार वाली बिल्डिंग है, और फिर ISI की भी वहाँ पर आगे मामला मारगला की तरफ शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर 2 टावर्स खड़े हुए हैं जिनसे आप जो सरीना है वो भी आप देख सकते हैं, मैरियट या सरीना जहाँ पर ये ठहरे हुए थे वो भी आप देख सकते हैं। आपको याद होगा रेहाम खान जो कवरेज कर रही थी जब अमेरिकन आए हुए थे और ईरानियंस आए हुए थे, तो वो अपने या किसी जानने वाले के फ्लैट से, वैसे अपेरेंटली इमरान खान एज ए फ्लैट ओवर देयर एंड शी वाज मैरिड टू इमरान, वो भी बात करते हैं उसके ऊपर भी। तो बट आई गेस कि किसी और का फ्लैट होगा, किसी और के जानने वाले का। तो वो वहाँ पर खड़ी होकर उसकी बालकनी पर वो कर रही थी और पीछे सब कुछ दिख रहा था। सो यू नो इट इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट एज वेल इन इटसेल्फ। अब ये जो बिल्डिंग्स बनी है, वो मामला अभी जो उठा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन की बेस पे उठा है, जिस पे उन्होंने कहा कि ये जो बिल्डिंग है ये गैर कानूनी है और आप CDA के इन्होंने वाजबात देने हैं, और वो अरबों रुपये है, ये नहीं है कि करोड़ों रुपये, अरबों रुपया बकाया है जो इन्होंने देना है। वो आप अब इस पर ये मतलब CDA की मलकियत है एक तरह से। उसके बाद जो कन्वेंशन सेंटर है और जो कि इन टावर्स के बिल्कुल साथ है, यानी कि उसका रास्ता भी इन टावर्स के सामने से होकर जाता है, उन कन्वेंशन सेंटर में फिर पुलिस जमा हुई और वहाँ से पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए यहाँ पर ये दाखिल हो गए इस कन्वेंशन सेंटर में, और अंदर जाके उन्होंने लोगों के दरवाजे खड़काए और उनको टाइम दिया कि जी सुबह 10 बजे तक का आपका टाइम है, यहाँ से आप निकलो, अपना सामान निकालो। सो अब वहाँ पर जो इशू है वो ये है कि ये 108 कनाल की ज़मीन है टोटल, जिस पर कि वो टावर्स बनने थे और क्या क्या इस पर था, कमर्शियल एरियाज़ बनने थे, पार्किंग और लैंड स्केपिंग के मामला थे, गार्डन्स थे, बैंक्वेट्स बनने थे, और ये सारा कुछ होना था। लेकिन और ये इसकी कंप्लीशन होनी थी 2007 में। सही। अब आप देखें कि 2007 कहाँ, और अभी जाकर एटलीस्ट जब 21 में मैं इस्लामाबाद में रहता था तो मेरे सामने भी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, बने नहीं थे उस वक्त भी। सो वो अब और उसने जो वाजबात देने थे उसने सिर्फ 1 अरब कुछ 1.25 अरब रुपया दिया, बाकी जो उसके थे वो 7-7.5 अरब के करीब। हाँ, उससे भी ज़्यादा थे, उसने दिए ही नहीं, उसने वो कोई उसकी अदायगी नहीं की, और ये उसने बनाकर भेज दिया। और जो ओरिजिनल जो एग्रीमेंट है वो है भी नहीं है सर्विस अपार्टमेंट्स का, वो तो होटल का था, और वो पूरा वो सिलसिला जो है उसके साथ जो बनना था वो था। सो वो तो वहाँ से वो फारिग हो गया। अब इशू कहाँ पे बना? इशू बना है अब सारा आलम साहब के वीलॉग से। उनका है फ्लैट वहाँ पर,
जो कि उन्होंने हक हलाल की कमाई से कमाया है। उन्होंने अपने एफबीआर के गोशवारे भी शो कर दिए हैं। उन्होंने कहा 30 लाख रुपए जब मैंने दिया था इसका एडवांस, तो वो मैंने शो भी किया था अपने एफबीआर में, और बाकी उन्होंने पेमेंट्स जो हैं वो एक साथ में करके, वो उनका फ्लैट है वहाँ पर, वो बैठे एक दिन और उन्होंने कहा कि जी ये मोहसिन नकवी ने वो किया है जो फैज़ हमीद ने कंवर मुईज़ के साथ किया था। आपको याद है कि जब फैज़ हमीद ने रेंजर्स भेजी थी कंवर मुईज़ के घर, कंवर मुईज़ का हम थोड़ा सा बता दें ताकि लोगों को समझ आए कि कंवर मुईज़ वो है जिसने एक हाउसिंग सोसाइटी का, टॉप सिटी का मालिक था। वो मालिक भी नहीं था, एक खातून थी जो मालिक थी, उन खातून ने इसको पावर अटॉर्नी दिया था और इसने वो 2 नंबरी करके वो मालिक बन गया। फैज़ हमीद के भाई को इस मामले का पता था, उसने आके फैज़ को बताया। फैज़ ने उन जो खातून थी वो इंग्लैंड में बैठी हुई थी, उनसे रब्ता किया, उनको कहा हम आपका मसला हल करा देते हैं। वो मसला हल कराने के चक्कर में मुईज़ के घर रेंजर्स भेजी। वो पहले जो है रेंजर्स वो एक MPA के नून लीग के घर चली गई, गलती से वो उसी गली में रहते थे, रमेश सिंह अरोड़ा। हाँ, रमेश सिंह अरोड़ा। और फिर वो दोबारा इसके घर गई और इसको और इसके ससुर को, इसकी गाड़ियाँ, इसका जेवर सारा कुछ ले गए। और उसके बाद फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल जो हुआ है उसमें ये केस मौजूद है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने रेंजर्स के थ्रू वही ऑपरेशन करवाया है और अपने दोस्तों को, लाहौर के एक डेवलपर हैं गौहर एजाज साहब, उनको नवाजने के लिए ये ऑपरेशन किया है ताकि ये टावर्स और ये जो ज़मीन है वो हत्या लें। और उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें कि सऊदी डेलीगेट्स, जो एक बिजनेस काउंसिल हुई थी, एक इवेंट होता है, उस पर वो आए हुए थे। मज़ेदार बात यह है कि उसमें वो जो पाशा साहब हैं जो इसके ओनर हैं, जिसने CDA के साथ ये सारा एग्रीमेंट किया था, वो भी खड़े हुए हैं। तो गौहर जाज भी हैं, वो पाशा साहब भी हैं और सऊदीज़ भी हैं। और तस्वीर है पुरानी, जबकि वो ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से सऊदीज़ की इन्वेस्टमेंट करा के CDA के साथ मामलात करके और वो जो आगे करना है मामलात हो जाए, वो नहीं हो सका। लेकिन अब सारा आलम साहब ने उसको पोर्ट्रे किया कि ये गौहर एजाज यहाँ पर खड़ा है और सऊदीज़ हैं और ये बेसिकली कब्जा करना चाहते हैं। अब जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा, और फिर उन्होंने कहा कि CDF को भी नहीं मालूम, ये CDF के नाम पर हुआ है, चीफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर के नाम पे मोहसिन नकवी ने किया है और उसको भी नहीं मालूम, क्योंकि फैज़ ने जब कंवर मुईज़ के खिलाफ किया था तो बाजवा को नहीं मालूम था। अब मैंने फिर जाहिर बात है पता करवाया, हमारे दोस्त यार हैं वहाँ पर, हमने पता कराया कि यार पहली तो बात ये कि रेंजर्स ने इस ऑपरेशन में क्यों हिस्सा लिया। तो पता चला है कि रेंजर्स जो हैं वो चूँकि रेड जोन है वो वैसे ही वहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन ये ऑपरेशन किया है पुलिस ने। पुलिस कन्वेंशन सेंटर में जमा हुई है, खबरें आने लग पड़ी थी, सहाफ़ियों ने खबरें दी थी कि जी IG पंजाब कन्वेंशन सेंटर मौजूद है, वहाँ पर पुलिस जमा हो रही है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। वो पुलिस गई है बिल्डिंग में और उन्होंने जाकर वो किया। रेंजर्स वैसे ही मौजूद होती है वहाँ पर, वो जगह ही वहाँ पर उनकी 1-2 गाड़ियाँ हमेशा ही खड़ी होती हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो तस्वीर वाला मामला था कि जी वो मिलके किया है, तो वो मतलब वो पुरानी है। अब आई डोंट नो मोहसिन नकवी की नीयत का मुझे तो नहीं पता बहरहाल, लेकिन उन्होंने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया। तीसरा ये जो CDF वाला मामला, ये तो नहीं, मैं तो नहीं मान सकता कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इतनी बड़ी कार्रवाई डाल जाए और वो उसके बगैर हो। उसकी वजह ये है कि मेरी ये खबर है कि इस टाइम वो जो हार्ड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था ना फील्ड मार्शल का, वो इस टाइम इनेक्ट हो रहा है, क्योंकि कराची में आपने वो देखा होगा कि कुछ जो बिजनेसमैन हैं उनको FBR ने उनके खिलाफ FIRs कर दी हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग पे उन्होंने क्या किया, अपनी ही कंपनी में 6-7 अरब रुपया एक्सपेंस दिखाकर, और वो उसकी कुछ सेटलमेंट की हुई है अपने ओहदे के अगेंस्ट, यानी CEO के एक्सपेंस के तौर पे ना, अंदर ही वो घुमा दिया पैसा, वो टैक्स ही नहीं हुआ वो पैसा ना। तो उस पर वो FIR हो गई। और फ़खरुद्दीन इब्राहिम के जो बेटे हैं वो उनके वकील हैं, तो FBI ने उस पर क्लैरिफिकेशन दी। फिर मलिक रियाज के खिलाफ रेड वारंट इशू हो गया और मोहसिन नकवी कराची में जाके कहते हैं हंस के कि यार 100 अरब रुपया ले गए हो, तुम लोग 100 अरब डॉलर ले गए हो, 10 अरब डॉलर तो ले आओ वापस। तो वो ये, और फिर ये वाला मामला हो जाता है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाला। सो ये सब कुछ लिंक्ड है, ये सारे मामला जो हैं वो हार्ड स्टेट और वो उस तरफ जा रहे हैं। ये लोग अब वो करना चाहते हैं कि हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो इस मुल्क को खा रहे हैं। सो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानने को तैयार जब अब सारा आलम साहब ये कहते हैं कि CDF को नहीं पता या हाई कमांड को नहीं पता या मोहसिन नकवी ने वॉलंटरली ये कर लिया। मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और अली, इसमें एक और बात गलत है कि इसमें कोई 48 डिप्लोमेट्स इस बिल्डिंग में मौजूद थे जिनको कि बेदखल किया गया है, और फिर उनकी एम्बेसीज ने कोई डिमाश किया या प्रोटेस्ट किया है फॉरेन ऑफिस के साथ। ये भी बात गलत है। 9 डिप्लोमेट्स मौजूद थे उस बिल्डिंग में
और लेकिन उनकी एम्बेसीज ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह इस मामले में नहीं रजिस्टर करवाया। तो अब सारा साहब का ये भी जो क्लेम था वो चेक नहीं हो सका कि वाकई कोई एम्बेसीज को या फॉरेन ऑफिस को एहतजाज आया है या नहीं आया है। ठीक। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो आपने इसके अंदर कवर की हैं। जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम ये जो हमारे ठेकेदार हैं बहुत सारे, ये सारे आपको पता है प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं ख़ुद भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। गौहर एजाज साहब की लेक सिटी जो है, और लेक सिटी तो आपको पता है कि उसको भाग ही तब लगे हैं जब वो मिनिस्टर थे, केयर टेकर जो पंजाब की गवर्नमेंट थी, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो चीफ़ मिनिस्टर थे उस टाइम पे। IPPs में भी यही लोग शामिल हैं, बड़े बड़े जो टेक्सटाइल के काम से शुरू होकर और फिर ये सारी जगहों पर इन्होंने डाइवर्सिफाई करते गए अपनी चीज़ों को। आपको ये भी मैंने बताया था कि सऊदीज़ वाला मामला जो एक सोसाइटी के हवाले से आया था, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है वो सोसाइटी, तो उसके अंदर भी ये लोग जो हैं वो सऊदीज़ के साथ कुछ चीज़ें शामिल थी उसके अंदर। सऊदीज़ को जो कुछ प्रोजेक्ट या यूँ कह लीजिए कि शोकेस किया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं हमारे पास जिनमें आप कर सकते हैं, उनके अंदर भी अगर देखें तो सऊदीज़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो मुझे नज़र ये आ रहा है कि हमारी हुकूमत भी रियल एस्टेट से बाहर का नहीं सोच पा रही। रियल एस्टेट से बाहर का क्यों नहीं सोच पा रही, उसकी वजह यह है कि हुकूमत में सारे रियल्टर्स हैं। वो क्यों बाहर का सोचें, उनका फ़ायदा ही उसमें है। अगर वो SIFC के तहत कोई ऐसा कार्रवाई डाल लें कि कोई चीज़ बिकवा दें, सऊदी ख़रीद लें, कोई उनका इन्वेस्टर जो है वो ख़रीद ले, उसको कोई बात समझ आए, SIFC के तहत उसको बिल्कुल सीमलेस किस्म का प्रोसेस हो, कोई छोटी मोटी हैंकी पैंकी है उसको भी जो है वो कवर हो जाए, और किसी तरीके से ये हमारे सरों से उतर जाए, पैसे हम ठीक ठाक कमा लें। हाँ, LDA और CDA के बाला बाला। हाँ, और फिर क्योंकि उसमें सऊदीज़ इन्वॉल्व हों और ये साथ हों, तो इसमें फिर इनको कल को जो है वो कोई मसला भी नज़र पेश आए। अब ये भी एक मामला मौजूद है। तीसरा मामला ये है, उसमें तो अली देखो ना कि मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया हुआ है कि ये जो मागला की है यहाँ पर हम पता नहीं नया शहर बसाने जा रहे हैं। अब देखें ये भी बात है कि ये जो जगह है वो बिल्कुल उस तरह की जगह पर मौजूद है जिस तरह की जगह पर होटल बनाना चाह रहे थे। वो होटल कहाँ बनाना चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि अगर फॉरेन डिग्निटरीज आए पाकिस्तान में तो किसी ऐसी जगह पर वो ठहर सकें जहाँ पर हमें कोई स्पेशल सिक्योरिटी ना देनी पड़े, पूरा सरीना ना खाली कराना पड़े, बल्कि ये जो जगह है ये गालिबन होटल बनाया भी इसीलिए जा रहा था कि ये रेड जोन की सिक्योरिटी, जैसे आपने कहा रेंजर्स वहाँ पर हर वक्त तैनात होती है, सारी एम्बेसीज मौजूद हैं, तो अहम तरीन जो सरकारी रियासती बिल्डिंग्स हैं वो इस रेड जोन के अंदर मौजूद हैं। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अब सार आलम वाली जो बात है वो भी कहीं ना कहीं प्ले आउट कर रही है यहाँ पे। देयर माइट हैव बीन सम फॉरेन लिंक इन्वॉल्व्ड, देयर माइट हैव बीन सम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डेवलपर्स का लिंक इन्वॉल्व्ड, देयर माइट हैव बीन सम रेड जोन के अंदर एक होटल होना चाहिए वाला लिंक इन्वॉल्व्ड, देयर माइट हैव बीन सम, आप क्या कहेंगे कि आर्मी चीफ को बताए बगैर, आर्मी चीफ क्या चाह रहा है हमें नहीं पता, आर्मी चीफ की नॉलेज में ये बात है या नहीं है इसके बारे में हम कोई हतमी राय नहीं दे सकते, मगर एक बात तय है कि आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा होगा कि यार ये तुम जो जगह है ना ये तुम ऐसा करो फिर तुम खुद ही ले लेना, या अपने किसी दोस्त को बुलाओ उसको दिखा दो, यहाँ पर कब्ज़ा करते हैं, कब्ज़ा करके फिर या कब्ज़ा करते क्या कब्ज़ा लेते हैं वापस लेते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सार आलम के केस में आप ये कह सकते हैं जैसे कि जी उनका तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है तो शायद उनकी जजमेंट क्लाउडेड है, हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ना भी नाम लें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली वहाँ पर चीज़ें ख़रीदी हैं, पैसे दिए हैं और वहाँ पर अपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़रीदे हैं। अब ये जो अपार्टमेंट्स हैं, कुछ लोग वहाँ पर जो है वो किराए पर रह रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर जो है वो किराए पर दे चुके हुए हैं। ये गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस नहीं थी। जो CDA ने, बहुत सी ऐसी अपार्टमेंट्स हैं जो CDA ने ख़ुद नीलाम की हैं कि जी ये कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया है, उसकी वजह से जो है वो उसके ऊपर मैंने इस तरह की पोस्ट भी देखी है जिसके अंदर लोगों ने दावा किया कि जी जो मेरा वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर जो मेरा अपार्टमेंट था वो तो CDA ने ख़ुद नीलामी की थी, ऑक्शन किया था, ऑक्शन करके मुझे दिया है, उसके बाद ये कहना कि जी ये जगह जो है वो तो आपकी है ही नहीं ना। ये भी एक इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक बिट है कि सुबह अदालत फ़ैसला देती है,
शाम को आप पुलिस भेजते हैं और 10 बजे सुबह खाली करते हैं, रात को 12 बजे। जो नदीम हक साहब हैं, उनका जो दावा है वो ये है कि रात को 12 बजे 12:30 बजे जो है वो मेरे घर के दरवाज़ा खटखटाया गया और वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले थे और उन्होंने मेरे से कहा कि सुबह 10 बजे तक या 12 बजे तक आप जो है वो मुकम्मल तौर पर इस जगह को खाली कर दें। नोवेयर इन द वर्ल्ड डज दिस हैपन। ये भी हो सकता है कि जी वहाँ पर क्योंकि जजेस जो हैं उनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यहाँ पर मिनिस्टर्स रहते रहे हैं, यहाँ पर इधर पीटीआई वालों के भी यहाँ पर जो है वो प्लॉट है, इमरान खान साहब का अपना यहाँ पर प्लॉट कह रहा हूँ, सॉरी, फ्लैट है, गरीब हूँ ना, सोचता नहीं हूँ उस तरह से, तो हमाद अजहर का है, हमाद असर का फ्लैट है, नून लीग के लोगों के फ्लैट्स यहाँ पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के, ख्वाजा आसिफ का और बहुत सारे लोगों के, मतलब 7 गालिबन जो है वो PMLN के हैं, 11 PTI के हैं या 9 PMLN के हैं और 11 PTI के हैं। PTI के सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो कुछ PMLN के इतने हैं? PMLN के तकरीबन 7 या 9 हैं, PTI के लोगों के 11 हैं, 11 MNAs के हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के भी कुछ 4-5 हैं और बड़े महंगे महंगे फ्लैट हैं। और आपको पता है रेहाम खान को नहीं मिला था, बाकी सबको जो है वो मिल गया। उस पर हम डिटेल में बात करते हैं। हाँ, तो ये जो फ्लैट्स हैं इनके ताल्लुकात बड़े ऊपर तक है, बहुत चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क का है वो, भाई चीफ जस्टिस एक फॉर्मर जस्टिस जो है वो उनका कंसल्टेंट रहा है, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ने उनका मामला सेटल करके दिया है। नेवी का एडमिरल होता है ना, नेवी के एडमिरल, बिल्कुल एडमिरल भी एक है, उनका भी वहाँ पर जो है वो फ्लैट है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक कि ये शायद उनके लिए ज़रूरी था कि जो कुछ करना है फ़ौरन करना है। बट अब मामला कहाँ पर है? मामला यहाँ पर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अदालती फैसले के ऊपर कमेटी बना दी है जो कि मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अदालती फैसले के ऊपर आप नहीं बना सकते कमेटी। हम इसी पे बात करेंगे। और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं और जिन लोगों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं दे आर नॉट रियली प्राइम मिनिस्टर्स पीपल बट दे आर कंसिडर्ड क्लोज टू PMLN। ऐसी सूरत में मोहसिन नकवी का आपको पता है कभी भी PMLN ने ना उनसे तसल्ली नहीं हुई, कभी खुश नहीं हुई नून लीग। और ये जो मामला है मरियम का फटा रहा है, मरियम का तो भाई मरियम तक तो आज तक भी एक्सेस नहीं है ना, मरियम का तो आज तक भी एक्सेस नहीं है ना मरियम के पास तक। नहीं, अब थोड़ा बेहतर हुआ है, बेहतर हो गया, मगर जो वो मामला था, सेठी साहब ने एक दफ़ा अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि जी एक बंदी है, एक पूरे सिस्टम में एक शख्स है जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की नहीं चलती और वो मरियम नवाज़ है। PMLN का जो फड्डा है वो फड्डा मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर ये लिया है। इसको सारे को थोड़ा सा अनपैक करने की ज़रूरत है कि ये वेरी इंटरेस्टिंग फड्डा किधर जा रहा है। अभी अली सिचुएशन पता क्या, देखें पहले वो कमेटी पे बात कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट कि प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे बड़ी तप है इस बात पे, ठीक है ना। पर्सनली मुझे तो बहुत गुस्सा है और मैंने उसका इजहार भी किया है ट्विटर पे और अपने वीलॉग में भी। उसी वक्त मैंने इस बात पे किया, पॉइंट उठाया मैंने कि जब वो जो कच्ची बादियाँ गिर रही थी उस पर तो किसी DC लेवल की कमेटी नहीं बनाई और यहाँ पर वज़ीर कानून के लेवल की कमेटी बना दी है कि आपको कहीं CDA के ऑफिस ना जाना पड़ जाए। बिल्कुल, आपको ठंडे कमरे में वज़ीर मिलेगा, आप आएँ वज़ीर के सामने अपना केस रखें कि खुदा ना खास्ता किसी गवर्नमेंट ऑफिस का आपको चक्कर ना लगाना पड़ जाए। इतने बड़े लोग हैं ना, और वो जो मजलूम है जिनके साथ वो हुआ है उनको कोई कमेटी शमेटी नहीं, ठीक है। ठीक। सो ये एक इतनी बड़ी वो जो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं वो सुहेल वड़ायत साहब, कितना बड़ा तजाद है, ठीक है ना, ये बड़ी गलत बात है। अब इसमें देखें मामला ये है कि आई ट्राई टू फाइंड आउट कि इफ़ देयर इज़ अ मोहसिन नकवी वर्सेस शहबाज शरीफ सिचुएशन गोइंग ऑन, बिकॉज लास्ट नाइट शहबाज साहब वाज प्रेजेंट एट PSL फाइनल और वो प्लेयर से मिल रहे थे, लेकिन प्लेयर से वो ग्राउंड में नहीं मिले, विच इज़ अगेन मुझे समझ नहीं आई कि वो वहाँ पर क्यों नहीं मिले। वो जो लॉबी होती है बाहर, जी VIP गैलरीज के बाहर जो एरिया होता है वॉक होती है, काफ़ी स्ट्रेंज मुझे लगा कि ये ग्राउंड के अंदर क्यों नहीं हो रहा। फिर मिलने के दौरान मोहसिन नकवी नहीं मौजूद थे, मोहसिन नकवी मौजूद थे बाद में उनके दफ्तर में बैठे वज़ीर आज़म साहब। तो अब वहाँ पर मोहसिन नकवी से मैच के बाद किसी ने पूछा कि भजन वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कमेटी बन गई है, तो आपका इस पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसने कहा जी मैं वहीं खड़ा हूँ, जो मैंने बात की है वही बात है और हम अपना केस CDA के थ्रू रखेंगे कमेटी के सामने और कानून की जीत होगी, ठीक है। तो बात ये है कि होना वही है जो मोहसिन नकवी चाहता है, ठीक है। हाँ। ये कमेटी शमेटी ठीक है बना दी है वज़ीर आज़म साहब ने, बट ये शहबाज शरीफ वर्सेस मोहसिन नकवी सिचुएशन फ़िलहाल नहीं है।
वो कोई पीएम को किसी ने एडवाइस किया ज़ाहिर है होगा, बहुत सारे लोगों हाँ, के उनको पॉलिटिकल एडवाइजर्स ने कहा होगा कि सर जी होते थे या ऑपरेशन हो गया तो बड़ी खतरनाक गल है, ये तो चंगा नहीं गा, वो तो एम्बेसडर्स ने होते, वो डिप्लोमेट्स ने, ये अच्छा है वो इनकी कॉम्पनसेशंस का क्या मामला है? क्या वो ये जो कमेटी है वो करेगी ना, तो कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन करेगी, वो तो होनी चाहिए वैसे भी। अली वो होनी चाहिए, बट वो जो कच्ची बादियों वालों ने जो घर बनाकर पैसा लगाया था, ठीक है, वो उनकी ज़मीन नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात कैसे को। नहीं है वो ज़मीन उनकी? बात यह है कि जब आप उस ज़मीन के ऊपर आप उनको ये कहते हैं कि आप इस्लामाबाद छोड़ दें 1960s से, आप उनको ये कहते हैं कि आप इस्लामाबाद की ये जगह है, ये खाली कर दें, गवर्नमेंट आपको जो है वो कॉम्पनसेट करेगी, फिर आप वो प्रोसेस किसी तरह कंप्लीट ही नहीं होता। नहीं उसके अली, अंदर जो मर्जी ये दो भी नंबरी है। कि कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो थे ये लोग उस पे काम करते थे, भाई आप तो उनको कहा था आप यहाँ रुक जाएं, यहाँ रह लें। 2-3 साल पहले आपको याद होगा 2022 या 23 की बात है, जब इस्लामाबाद में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का एक वाकया पेश आया, E11 में गालिबन जो है वो फ्लडिंग हुई थी, और वो सारी की सारी वो क्या रीज़न थी? वो रीज़न ये थी कि मारगला की पहाड़ियों से जो नाला आ रहा था और वो पानी जो है उसको इन्होंने छोटा कर करके इतना सा लाइन कर दी थी उसको, कोई 6-7 फुट की, और वो अच्छा खासा चौड़ा नाला था। उसके ऊपर आपने, क्योंकि मिडिल क्लासियों के घर बने हुए हैं वहाँ पर, फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ पर, लोग जो है वो सोसाइटी बन गई है, उसको एक आपने, और फिर कोई MNA साहब थे, PMLN के थे, वो भी अंजुम अकील साहब जो होते थे, उनकी क्योंकि उसको एक प्रोटेक्शन हासिल थी, उनका इसमें सारे में हिस्सा शामिल था, तो उसके ऊपर तो कोई किसी ने बात नहीं की कि जी ये सारी की सारी सोसाइटी 2 नंबर है, ये इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 2 नंबर है, इसको आप गिराएं, इसको आप गिरा के इसकी जगह कब्जा करें। कोई नहीं गिराता, लेकिन जो गरीब की झुग्गी है, कच्ची आबादी है, किसी ने जो है वो अपना ढाबा लगा लिया। आपको याद होगा इमरान खान साहब के ज़माने में, मुझे याद है इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जितने लोगों के ढाबे शाबे बने हुए थे वो सारे के सारे इन्होंने पकड़ के गिराना शुरू कर दिए। शहर के बाहर बस्तियां आबाद थी, वो इन्होंने गिराना शुरू कर दी। ये वाला दौर, उसके बाद कराची में आपको याद होगा एम्प्रेस मार्केट में जैसे ही 2018 की फौरन बाद की बात है, गवर्नमेंट आई थी और इन्होंने जो है वो एम्प्रेस मार्केट के अंदर वो सफाई शुरू कर दी। उसके बाद गुलजार साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं ये भी गिरा दूंगा, वो भी गिरा दूंगा, नस्ला टावर उन्होंने पकड़ के गिरा दिया। आज तक वो लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। कराची इस्लामाबाद के अंदर जब दिल करता है ये कच्ची आबादियाँ गिराना शुरू कर देते हैं, जब दिल करता है ये ढाबे गिराना शुरू कर देते हैं। ये हुकूमत आई है, नो डिफरेंस, अगेन वही सब कुछ हो रहा है, बल्कि बड़े स्केल के ऊपर हो रहा है। आपने जो है वो पहाड़ियों के ऊपर से लोगों को हटाना शुरू कर दिया, आपने बरी इमाम के अंदर से लोगों को हटाना शुरू कर दिया। कॉन्स्टेंटली CDA जो है वो कोई ना कोई इंटरवेंशन मुसलसल की जा रही है, और गरीब आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। लेकिन ये नहीं गिरेगा, ये नहीं गिरेगा, ये नहीं गिरेगा, ना उसका गरीब का घर गिर गया। जहाँ तक इसके गिरने की बात है, मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि अप्रूव्ड है, इसकी कन्वर्जन हो सकती है कि फ्रॉम फ्लैट स्पेस सिस्टम इसको कुछ चेंज करके आप होटल बना लें, जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ख्वाहिश भी है कोई होटल के मौजूद होने की इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर, ताकि सरीना को पूरा खाली ना कराना पड़े, पूरा इस्लामाबाद बंद ना करना पड़े, पूरा मैरियट जो है वो बंद ना करना पड़े, और इस्लामाबाद के अहम तरीन जो सेक्टर्स हैं और ज़ाहिर सरकारी इदारे भी वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो क्लैरिकल स्टाफ है, सरकारी ओहदेदारान मौजूद हैं, मतलब एक पूरा शहर आपको बंद करना पड़ता है। उसको खोलने के, उसको आप खुला रखें और यहाँ पर रेड जोन के अंदर ही जो भी मामला है वो वहीं के वहीं तय हो जाए, तो इट्स बेटर। मेरा ख्याल है कि जिस किसी ने भी इसको एनविजन किया था उसने ठीक फैसला किया था कि यहाँ पर एक होटल होना चाहिए। बुलाए ना ज़रा उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर जिन्होंने इसको कन्वर्ट किया। वो 17 मिल्स के दामाद हैं अब्दुल हफीज़ पाशा साहब, उनको कन्वर्ट किया। से निकल ज़रा कोई इस बात को बताए, हमें समझाए कि ये जिन्होंने यहाँ पर बेचे हैं, ये जो 20-25 साल से ये यहाँ पर लोगों को फ्लैट बेचे जा रहे हैं, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, देखें वकास साहब आप मुझे बताएं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उसको यहाँ पर जो फ्लैट मिला, खरीद नहीं लिया उसको प्राइम मिनिस्टर को आपने, किस लिए दिया उसको? वो रिहाम खान ने अपनी किताब में लिखा है कि एक पाशा साहब थे, वो बैठे हुए थे और इमरान खान ने उसकी मौजूदगी में कहा कि रिहाम ये देखो मैंने अपना जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव वाला फ़्लैट है वो बेचकर, और इसमें ग्रैंड हयात में, और नाम ग्रैंड हयात है, ग्रैंड हयात में अली वो सबसे टॉप वाला क्या होता है, पेंट हाउस ले लिया है 1.5 करोड़ रुपये में, जो 70,000 पाउंड बनता है, वो किताब में लिखा हुआ है, तो वो ले लिया है, तो तुम भी ले लो। तो रिहाम ने कहा उस वक्त मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अक्टूबर में मैंने जब पूछा उन साहब से इमरान की मौजूदगी में कि पाशा भाई आप मुझे भी एक फिर फ्लैट दे दें अपने मेरे भतीजे के लिए, तो उन्होंने कहा भाभी ये सिर्फ इमरान खान के लिए 1.5 करोड़ का था, खुर्शीद शाह ने मुझे 5 करोड़ कैश भेजा है जो कि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया है,
और मैं तो 5वें फ्लोर पर इस टाइम 9.5 करोड़ से 11.5 करोड़ से ज़्यादा पे बेच रहा हूँ। बिल्कुल। पेंट हाउस यानी कहाँ 5वें फ्लोर का जो है वो 11.5 करोड़ से ज़्यादा का बिक रहा है। वो 1.5 करोड़ में उसको दिया हुआ है इमरान खान को, तो 1.5 करोड़ का कैसे दिया है पेंट हाउस, तो वो तो फिर 20 करोड़ का हुआ, वो 1 करोड़ में दे दिया, वो कहाँ से पूरा करेगा बाकी। सो ये जो मामला है वो बड़ा ही एक स्ट्रेंज किस्म का मामला है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना वो एक ज़रा डिटेल में असल मसला क्या है। कागज़ सारा सामने आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पहली बात, जिन लोगों ने ये हरकत की उनको सज़ा कोई नहीं मिलनी, बिल्कुल नहीं मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि इसके पीछे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनका कितना अप्रूवल मौजूद है, अदालत को यह क्या सूझी, मोहसिन नकवी साहब का क्या किरदार है और मोहसिन नकवी साहब के दोस्तों का क्या किरदार है अली। क्योंकि ये है असल स्टोरी। मैं आपको ये मेरी खबर जो मैंने पहले बयान कर दी है वो ये है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ अ बिगर ऑपरेशन। दे हैव डिसाइडेड कि इन्होंने अब नहीं छोड़ना, और मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ। इस वजह से मैं इनको साथ दे रहा हूँ इस चीज़ पे। नहीं, आई एग्री, बिकॉज वो जो कराची वाले हैं ना, आपको पता, मैं तो उन पे लगातार बात करता आ रहा हूँ। ये जो कारोबारी लोग हैं ना, ये इस मुल्क को खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, ये 2 नंबर लोग हैं। वो कहता है $100 बिलियन ये ले गए हैं। वो जो है अपना सार राना माड़ा, वो उसने मंसूर अली खान के शो में कहते थे $200 बिलियन चला गया, तो मंसूर ने उसकी किट लगा दी थी, तो वो बेचारा सही कह रहा था। वो अब पता चला। मेरा तो इसमें सवाल ये है ना वकास साहब, बात ये है कि आप ठीक कह रहे हैं, इनका साथ देना है अगर ये वाकई वापस लेकर आ रहे हो। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आप इंटीरियर मिनिस्टर हो पिछले 2 साल से, और 2 साल के बारे में ही आप कह रहे हो कि $100 अरब बाहर चला गया। What the hell were you doing? हाँ, हम तो अली उस पर बात कर चुके हैं, हमने तो इनके किरदार और ये पे हार्ड क्वेश्चन स्टेट उठाया। अब देखिए साल तो हो गया हार्ड स्टेट बनते हुए। अली इनके खिलाफ तो कुछ नहीं ना होना, बट एटलीस्ट ये कुछ कर जाएं। मैं इनके खिलाफ करवाने की नहीं बात कर रहा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। All I'm saying is I want to understand the thinking behind this, कि मैं ये समझ गया आपकी जो बात है कि ये जो लार्जर पिक्चर है, लेकिन इसमें हर बंदे ने अपना अपना जो सेट किया है ना मामला, कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, वो जरा किरदार सामने आना चाहिए। नो फूल्स अली, ये जब मुझे उनको सजा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं ये है। जब होगा ना, ये जो प्लान भी है, ये अगर इम्प्लीमेंट भी होता है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में भी जो अपने होंगे या जिनके अपने साथ सेटिंग में, अब ये 9 मई में जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो बच गए, तो इस मामले में नहीं बचेंगे। लेकिन व्हाट आई वांट इज कि वो जो $10 बिलियन है ना, आई वांट टू सी दैट हैपनिंग। अगर वो नहीं ना होता तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मोहसिन नकवी, क्योंकि इसमें आप ये देखो कि ये जो हम उस दिन FBR के किरदार पे भी बात कर चुके हैं कि पेट्रोल पे अब मुझे उसके जब नंबर्स पता चले हैं, 153 रुपीज़ पर लीटर हम पे कर रहे हैं टैक्स जी। सिर्फ इस वजह से क्योंकि फॉर एग्जांपल लाहौर की जो फिरोजपुर रोड है, वहाँ पर इचरे से पहले जो सैनिटरी की दुकानें थी, जो दुकानें हुआ करती थी, अब वो प्लाजाज बन गए हैं। उधर पूरा फ्लोर जो है, किचन्स पूरे इंस्टॉल्ड हैं, जी, वेले पार्किंग है, उन्होंने पीछे प्लॉट्स खरीद लिए हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारी ये गवर्नमेंट नून लीग की, कोई भी गवर्नमेंट उनको टैक्स नहीं करने को तैयार नहीं कर सकती। उनको टैक्स, वो अरबों रुपया कमा के अरबपति हो गए हैं, लेकिन उनको टैक्स नहीं कर। इस वजह से एक आम मोटरसाइकिल वाला 153 रुपये प्रॉफिट्स प्लस टैक्स पे कर रहा है पर लीटर पेट्रोल पे। सो यू नो, हम तो उस पे हम यही तो काम करने बैठे हुए हैं, इस पे हम बात करने के लिए। नाम लिए बगैर ट्रेडर्स की जिनकी इचरे में है, उन्होंने फिर आगे कॉलेज रोड पर भी सारी की सारी जो दुकानें हैं, अब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से PIA रोड के ऊपर जाकर आप देख लें सामान जो मिल रहा है। पूरी वादत रोड के ऊपर आप देख लें, लेफ्ट साइड पर आपको जैसे कमर्शियल एरिया शुरू होता है रहमानपुरे से आगे, वहाँ से लेके और आप मजंग तक चले जाएं, मुसलसल आपको दोनों साइड्स पर एक ही किस्म की दुकानें मिल रही हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। मैंने ऐसी जगहें भी देखी हैं लाहौर के अंदर, नहीं मैं बात कर रहा। तुम जो टैक्स दे रहे हो वो तो बड़ा आसान है। हम जो सैलरी क्लास जो है, हमारी तो 550-600 अरब रुपया हमसे ले जाते हैं, उनको टैक्स करने को तैयार नहीं है। वो क्या कहता है, एक स्टेज ड्रामे में ना तारिक टेडी को कहा था मस्ताना मरूम ने, उन्होंने कहा था इन्हों फैसला बादो कह के भेजे है कि मस्ताने दी तोन पे गोडा रखना है, तो वो हमारी तोन पे गोडा जो है ना वो तो मुसलसल। अच्छा, वो फिर तुमने वो टैक्स दे दिया, फिर तुम पेट्रोल डलवाने जाते हो तो उसमें टैक्स देता हूं भाई। अभी आपने बिस्किट मंगवाए हैं, 150 रुपया टैक्स दे रहे हो यार, प्लस प्रॉफिट 150 रुपया। वकास साहब, ये आपने पेट्रोल बिस्किट महंगा खाए नहीं हैं, है, इसके अंदर टैक्स महंगा है, इसके अंदर टैक्स है। ये जो बिजली से ये लाइटें जल रही हैं, इसके ऊपर टैक्स है। बिजली पे तो तुम बात ना करो अली। मेरा आई हैव सोलर 0 यूनिट्स हैं, 2800 रुपया बिल आया, क्योंकि 2400 रुपया फिक्स कॉस्ट है, 400 रुपया बाकी इनकम टैक्स और ये और वो, 2800 रुपया बिल हो गया। यार ये क्या ड्रामेबाजी है? वो क्या है? वो जगह टैक्स है,
वो जो फिक्स कॉस्ट है वो मेरे पर किलोवाट पर उन्होंने लगा दी है। अगर मेरा 6 किलोवाट का सिस्टम है, उन्होंने वो एक MDI चीज़ बनाई है, उस पर 4 लिखा हुआ है, वो 4 के हिसाब से उन्होंने वो 600 रुपया कोई रख दिया है फिक्स कॉस्ट ना पर किलोवाट, जो भी उन्होंने हिसाब किया है। अब वो मुझे हर महीने पड़ेगा। उनका कुछ ना कुछ बनता रहे, हमारी खैर है। अच्छा चले हम आगे भी चल रहे हैं। वो मामला ये है जनाब कि ईरान के बारे में कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कल मैं कश्तियाँ निकलवाने लगा हूँ। जियो पर खबर चल गई, अल जज़ीरा वालों ने भी कहा कि जी हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। मैंने कहा अच्छा यार पता नहीं क्या हुआ है। मैं बाथरूम में बैठा हुआ था तो मैंने ना खबर पढ़ी, मुझे भाई का मैसेज आया। अच्छा मैं नीचे गया, मैंने जाकर मैं खुश भी हो गया, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने टीवी लगाया, टीवी पर भी यही खबरें चल रही। मैंने कहा यार एक दफ़ा जाके ट्रुथ सोशल पे पढ़ूँ तो सही कि क्या है। मैंने खोल के देखा, ट्रुथ सोशल पे लिखा हुआ है कि मैंने सारी कश्ती, मैंने कहा ये खोलते कश्तियाँ नहीं है कितने खोलने कश्तियाँ तो ईरान ने रोकी हुई हैं। ईरान की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया, ये कह रहा है मैं सुबह कश्तियाँ खोलने लगा हूँ। और ये सारे के सारे इस पर भंगड़े डाल रहे हैं। ये क्यों भंगड़े डाल रहे हैं? और मुसलसल वो एक एनालिस्ट के बाद दूसरा एनालिस्ट जियो पे जेड़ा जाग रहा सी, उन्होंने फ़ोन ते लैके कि तू दस भाई, वो आधे घंटे बोली जा रहे हैं। साथ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर मुसलसल वो जो है ना वो मीडिया पर यूँ खड़ा हुआ है, नीचे टिकर पे टिकर। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हुआ है? टर्न्स आउट कि सुबह उठते ही जो है वो सबसे पहले, अच्छा उसी वक्त वो तो उधर से तो ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया था। उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये पागल हो गया, इसको किसी पोस्टिंग से नहीं होना, ये सारा कुछ भी ट्रुथ सोशल पे नहीं होना ये सारे फैसले। लेकिन सुबह उठते ही फिर हमने देखा कि ईरान की तरफ से ये बताया गया कि हमने जो है वो अमेरिका का एक नेवल वेसल था उसको हमने रोक दिया थ्रू अ स्विफ्ट एंड पावरफुल वार्निंग, इस तरह का कुछ 2 मिसाइल मारे उन्होंने कहा। वो इरानियन मिलिट्री ने ये कहा था कि हमने स्विफ्ट वार्निंग से उनको रोक दिया है। जो ईरान का स्टेट एफिलिएटेड मीडिया वो फार्स न्यूज़ जो है उसने ये कहा कि नहीं जी असीम मिसाइल मारे ने, और सेंटकॉम ये कहता है कि जी कोई मिसाइल नहीं है। नहीं, सेंटकॉम में बाद में डिनाई किया उन्होंने, कोई मिसाइल नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है। एंड आई थिंक कि ये पोजीशन जो है वो ज़्यादा प्लॉजिबल है। उसकी वजह ये है कि ईरान की भी आर्मी ने ये नहीं कहा कि हमने मिसाइल मारे हैं। वार्निंग्स नहीं होंगी, वो कोई बैठा होगा ओवर जेलस जो होता है ना, क्या कहते हैं, जैसे वो कराची वालों के बारे में कहा था बाजवा साहब ने कि हमारे ISI के 4 ओवर जेलस जो फौजी थे, तो वो कोई ओवर जेलस सहाफ़ी बैठे हुए जिन्होंने मरियम का कमरा तो वो तो ओवर जेलस कोई सहाफ़ी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसे हैं वो, तो मिसाइल मारे हैं उन्होंने 2। अब दिस इज़ नॉट समथिंग जिसे आप कहें कि कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है ये, मतलब ये दावा भी। अली शुरू बात यहाँ से हुई थी, देखो नहीं मैं इसमें एक सवाल जो आ रहा है ना वो अब ये है कि ये चल रहा है यहाँ पर, और साथ साथ हमें ये भी पता है कि अमेरिका को ईरान ने एक प्रपोज़ल भेजा, उसके बाद वो अमेरिका को पसंद नहीं आया, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा। जो तीसरा प्रपोज़ल भेजा उसके जवाब में अमेरिका ने भी अपना प्रपोज़ल भेजा है, और अल जज़ीरा के ऊपर अब ये खबर आ चुकी है, बारक राविद ने भी खबर दी है वहाँ एक्सियोस पर कि ये जो अब जो मामलात चल रहे हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसके अंदर सिर्फ वो हॉर्मोज़ की बात नहीं हो रही, और उसमें 3 स्टेप है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर काफ़ी सारा कुछ जो है वो ऑल एनकम्पासिंग है। वेयर डू थिंग्स स्टैंड एग्जैक्टली? हो रही है बात कि जंग हो रही है? अब ये देखो ना कि ये जो बात आई, उसमें जो डेवलपमेंट थी, जो बड़ी डेवलपमेंट थी, वो सिर्फ ये थी कि ईरान ने न्यूक्लियर को डिस्कशन का हिस्सा बना लिया है, और उस पर उन्होंने एक बैक ट्रैक कर लिया है। उन्होंने कहा है कि 15 साल के लिए हम उस पर वो उसको रोक देते हैं, और फिर हम 3.67% 15 साल के बाद 3.6% वो हम उस पर चले जाएंगे। इशू रिजॉल्व, सो टू से। मतलब फिर तो कोई वो बात नहीं रहती। अमेरिका 20 मांग रहा था, ये 5 कह रहे थे, तो 15 पे तो 15 पे आ गए, वो अमेरिका के हक में आ गए। हाँ। अब ये ज़ाहिरी बात है कि ये जो मामला हैं ये अमेरिका के हक में जा रही थी ये चीज़ें। अब वो लीक हो गई, अल जज़ीरा ने वो चला दी। आई डोंट नो इफ़ दे आर राइट, ट्रू और नॉट, आई डोंट नो, बट इट मेक्स ईरान लुक्स वीक एंड बैड। तो उसके बाद फिर ये इतना इंफॉर्मेशन का फ्लो शुरू हुआ कि ये जो खबर थी वो पीछे रह गई। फिर वो शुरू हुआ कि जी हमने वो वेसल उड़ा दी, उसने कहा मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो खोलने लगा हूँ, वहाँ से वो कश्तियाँ गुजारूंगा। अच्छा, फिर उन्होंने बैक ट्रैक किया, अमेरिकन्स ने, ईरानियंस ने डिनाई किया, और उन्होंने उसको बैक ट्रैक किया। उसने कहा नहीं
हम गाइड करेंगे कि ये रास्ता ठीक है, इधर से आ जाओ। जिस तरह मैं तुम्हें फोन करके किया भी पूछूं उन्होंने। अली के ऑफिस का रास्ता कौन सा खुला है, मैं किधर से आऊं, PSL का हाँ, फाइनल। PSL वाला, तुमको यार इधर से आ जाओ। ये नहीं है कि तुम प्रोटोकॉल भेज रहे हो मेरे साथ मुझे लाने के लिए। तो उसने कहा जी हम तो नहीं जाएंगे, हमारी तो नेवी वेसल्स तो नहीं जाएंगी। फिर जी उन्होंने कहा जी हमने वो उसको वो हिट किया है, वो जी मिसाइल मारे हैं। उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल नहीं लगे हैं, ये वो है। सो वो सारी जो बातचीत थी, वो जो एक्चुअली बात थी, वो धर्म तख्ता वो बह गई, वो डिफ्यूज़ हो गई ईरान वाली, कि ईरान ने क्या कंसीड किया है या नहीं किया। सो अली देखो, मैं स्पेसिफिक पे बात ही नहीं की आज तक, बिकॉज यू नो ये जो प्रपोजल्स हैं ना, ये जो नेगोशिएशंस होती हैं, ये होती इसीलिए ही हैं क्योंकि एक पोजीशन उसमें रहती नहीं है जब तक कि वो फाइनल एग्रीमेंट ना हो जाए। That's why it's not an agreement, it's a वो proposal. इधर से कोई बात जाती है, उधर से कोई बात जाती है, बाद में वो चेंज हो जाए तो यू नो दैट मेक्स अस लुक बैड कि यार हम मतलब क्या बातें मार रहे थे, हम तो कह रहे थे ये हो जाना है, तो वो नहीं हुआ। बट देखो इन एसेंस बात ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि जो पुतिन की बात हुई है ना ट्रम्प के साथ, लोग कहते हैं उसने धमकियां लगाई, फजूल बात करते हैं, मतलब बच्चों वाली बात है। पुतिन जो है फ़ोन करके वो उसको धमकियां लगाएगा कि जी मैं इजराइल को उड़ा दूंगा, बकवास बात है। अच्छा, अब पुतिन ने क्या बात की है वहाँ पर डिस्कशन ये हुई है कि देखें आप, अगर आपका ये कंसर्न है कि ईरान न्यूक्लियर वाले मामले पे आपके साथ नहीं बैठेगा या बाद में मुकर जाएगा, तो उसकी हम कमिटमेंट देते हैं, ठीक, कि दिस विल बी डिस्कस्ड एंड विल ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट विच इज़ फेवरेबल टू यू। ठीक, आप बस ये मान जाएं कि उसकी टाइमिंग आप थोड़ा सा डिले कर दें, ठीक है, जो आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। अली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ईरान को इशू है ही नहीं है। ट्रम्प जो है वो बस ट्रॉफी चाहता है और अभी चाहता है, बच्चा नहीं होता। वो कहता है मैंने अभी आइसक्रीम लेनी है, अभी आइसक्रीम लेनी है। उसको कहते हैं यार स्टोर पे जाएंगे वो ले लेंगे, ये बाहर वाली गंदी है, ये नहीं लेनी। वो कहता है नहीं मैंने अभी लेनी, तो ट्रम्प कहता है मैंने अभी लेनी। तो पुतिन ने उसको कहा है कि यू मूव द डिस्कशन फॉरवर्ड, आप लोग मिलें, मुलाकात करें, बाकी इशू आप रिजॉल्व कर लें, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं कि विल ब्रिंग दिस इशू होम, आप जैसे कहेंगे। ये बात हुई है, जिसकी वजह से उसके बाद जो ईरान ने फिर वो जो मसवदा था उसमें चेंजेस हुई हैं और वो भेजी हैं, अमेरिकन ने जो वापस भेजा है वो भी, उसमें भी जो कुछ चीज़ें उन्होंने वो मान ली हैं आफ्टर दैट फ़ोन कॉल। तो ये चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस वीक में शायद कोई मुलाकात हो सकती है पाकिस्तान में। वो इट कुड बी ऑन द वीकेंड, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, मंडे, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गिव अ स्पेसिफिक डेट, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू दैट। तो ये चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, डिस्पाइट कि ये सारी जो वो चल रही है, फोक चल रही है, उसके आई बावजूद। टोटली एग्री। मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ जो है वो नॉइज़ है, साइड शोज़ हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो आगे बढ़ रही है। और उसके अंदर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव की जब बात हम करते हैं तो उसके अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रीजन के अदर कंट्रीज़ हैं उनका भी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट को ईरान चाहता है कि वो यकीनी बनाए। और वो जिस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात कर रहा है उसके अंदर वो चाहता है कि ईरान भी उसका हिस्सा हो। नाउ इफ़ ईरान इज़ पार्ट ऑफ दैट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, क्लियरली दैट डजंट मीन कि अमेरिका 100% नहीं हम कह रहे कि वो बाहर निकल जाएगा, बल्कि मगर ईरान के पास फिर कोई कम्युनिकेशन के चैनल ज़रूर ओपन होंगे। हो सकता है कि ईरान के और अरबों के दरमियान जो है वो एक ऐसा ताल्लुक, आपको पता है मैंने तो पहले भी ये बात की थी उस वक्त, मेरा बल्कि हसन साहब वो थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे थे कि भाई उन्होंने तो उनके ऊपर मिसाइल मारे। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर नेटो में जर्मनी हो सकता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जर्मनी हो सकता है, तो इसके बगैर गुजारा नहीं है कि ईरान जो है वो उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का पार्ट ना हो। प्लस जो एक बात हुई है वो ये हुई है कि इसराइल की तरफ से भी गारंटी होगी कि कोई इसराइल इस तरह के काम नहीं करेगा। साथ ये भी बात हुई है कि ईरान भी, अगर इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से अग्रेशन नहीं होगी तो ईरान भी प्रॉक्सीज़ के हवाले से अपने जो सपोर्ट है उसको रेन इन करेगा। ये बहुत सारे सीरियस अरब्स की तरफ से ख़ास तौर पर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप किसी प्रॉपर IR एक्सपर्ट से बात करें, ऐसे लोग हैं जो कि बहुत प्रो ईरान है। लेकिन अगर आप सीरियस एक्सपर्ट से बात करें जो प्रॉपर पढ़ाते हैं, दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पढ़ाते हैं, उनका ये कहना है कि ईरान की जो ये पॉलिसी है प्रॉक्सीज़ वाली, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि नेशन स्टेट्स का एक दूसरे के ऊपर एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू समवन इन माई फैमिली, वेयर एज आई एम द वन हुज पेइंग द बिल्स, आई एम द वन हुज रनिंग द एंटायर हाउस होल्ड, लेकिन आप मेरे
एक क्या कहते हैं कज़न है, उससे आप बात करें कि यार तुम्हारा जो कज़न है ना, उसका जो घर है ना, वो मेरे हिसाब से तुम्हारा घर बनना चाहिए उधर, वहाँ पर तुम्हारे ही आपस में ना जो है वो कोई लड़ाई है और मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम ना घर पे कब्जा जो है ना वो तुम करने की कोशिश करो। एंड दिस हैज़ ऑल्सो, मतलब हमें यूएई से क्या मसला है, हम यूएई, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मगर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जर्नलिस्ट्स हैं, जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, वो यूएई के बारे में भी क्या कहते हैं कि भाई आप सोमालिया के अंदर सोमाली लैंड क्यों बना रहे हो, आप पाकिस्तान में बीएलए को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आप तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आप लीबिया के अंदर ये क्या कर रहे हो, आप सूडान के अंदर ये क्या कर रहे हो, आप जो कुछ भी करना है आप सूडान की सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें ना, लीबिया से करें, पाकिस्तान से करें, आप सीरिया से करें, जो भी जहाँ पर भी आपके ये सारे इंटरेस्ट आपने जो है वो बनाए हुए हैं, यमन के अंदर स्पेशली। सो ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है एंड आई वुड वांट टू अपलॉड सऊदी अरेबिया कि उसने यूएई के अंदर के साथ जहाँ जहाँ पर उनका मसला है, सूडान, लीबिया, पाकिस्तान, क्या कहते हैं आपका सोमालिया, चारों जगह पर दे सेट कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाना है। और ईरान से जो उनको मसला है वही यूएई का मसला है, और यूएई जो है वो अब पता नहीं क्यों एक नया पराया बनना चाहता है इस रीजन के अंदर। तो ये चीज़ जो है वो अगर सेटल होती है, आई थिंक इट्स अ वेरी वर्केबल प्लान। और अगर इसके ऊपर बातचीत होती है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू अशर इन अ न्यू एरा ऑफ पीस इन द रीजन, या एटलीस्ट उसकी तरफ हम एक कदम बढ़ाने की जो है वो करीब बढ़ेंगे। फाइनली न्याजी सिस्टर्स, एक बेंजामिन सिस्टर्स होती थी, न्याजी सिस्टर्स। न्याजी सिस्टर्स के बारे में आपने बताया कि जी प्रोग्राम के शुरू में कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनके साथ उज़्मा और नौरीन की मुलाकात हुई, लेकिन अलीमा जो हैं वो उस मुलाकात में मौजूद नहीं थी। अलीमा का एक पहले दिन से ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी ज़रा बाकी दोनों बहनों से थोड़ा सा ऊपर है। दोनों बहनों को पता नहीं ये बात पसंद है नहीं है, लेकिन उन दोनों की अचकज़ई से सेपरेटली मुलाकात ये किस लिए हुई, मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, इसमें अलीमा क्यों नहीं थी, अलीमा की तरफ से इनकार किया गया, ये दोनों बहनें चाहती थी कि अचकज़ई की जानिब से इनकार किया गया, क्या हुआ ये? अच्छा अली, एक ना स्पेस हुई ट्विटर पर, उसमें उसका टाइटल में लिखा हुआ था उज़्मा खान और नूरीन खान। मैंने कहा यार अगेन दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, व्हाई इज़ अलीमा नॉट देयर, बट एनी हाउ उसमें उन्होंने दोनों बहनों ने एक बात की कि हमें तो लगता है कि हमारे अपने ही हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रहे, और उनका इशारा था कि अडयाला कोई नहीं आता, तो उनका था कि जो लोग नहीं आते उन्होंने ही को पार्टी वालों ने ये काम किया हुआ है। उससे पहले जो है वो बैरिस्टर गोहर लाहौर में आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी जो असीरान हैं, मैं तो उनको मानता हूँ, कोट लखपत में शाह महमूद और डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी लोग, उनके जो लवाकिन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी घरों में एक ही जगह पर, तो वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बहनों से वो नहीं मिले थे, या शायद मिले थे, शायद बैरिस्टर गोहर की उनसे भी मुलाकात हुई थी। अब अचकज़ई साहब की जो मुलाकात है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अलीमा खान ने, इमरान खान ने अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को ये इख्तियार दिया कि आप मुज़ाकरात करें या लड़ाई करें या एहतजाज करें, ये आपका इख्तियार है। जब ये आए और इन्होंने मुज़ाकरात की बात की तो उसी वक्त अलीमा खान ने, इफ़ यू रिमेंबर, कहा था कि जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं है। उन्होंने डयाला जेल के बाहर, ये वो डयाला जेल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, जब आप डयाला जेल के बाहर खड़े होकर ये बात करते हो तो आप एक ओनरशिप ले रहे हो कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, मैं हूँ मालकन यहाँ की, इमरान खान यहाँ है तो मैं कह रही हूँ कि वो हम में से नहीं है, ठीक है ना, घर बैठ के नहीं की उन्होंने। उसके बाद से मैंने ये आपको बताया था कि इधर एक जो टी टैप है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी एक मुलाकात हुई लाहौर में, जिसमें कि सलमान अकरम राजा साहब आए और महमूद अचकज़ई भी मौजूद थे और इनके बाकी भी पार्टनर्स हैं, जैसे आपको पता है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वगैरह सारे हैं, हमारे अली जान यार, हमारे अली जान है, असद कैसर हैं और बाकी लोग हैं। तो उन्होंने अचकज़ई साहब ने बड़ा गुस्सा किया था सलमान अकरम राजा से, उन्होंने कहा यार तुम लोग चाहते क्या हो, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है, तुम कहते हो मैं जाके बात करूं, बात आगे बढ़ाऊं, क्यों नहीं बात आगे बढ़ रही, इमरान कह रहा है कि बात आगे बढ़नी चाहिए, बढ़ाएं सलमान सफदर के थ्रू। तो मैं जब किसी से छोटे बंदे से भी मिलने जाता हूँ तो तुम लोग पकड़ के मेरी वो किट लगा देते हो, सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करते हो, तो गालियाँ निकालते हो, मुझे बुली करते हो। सलमान अकरम राजा ने ओवर द वीकेंड, आपको पता है कि वो उसने अलीमा खान के खिलाफ बयान दे दिया जी। उसने कहा इनका क्या लेना देना सियासत, मैं अगर इन्होंने मेरे ओहदे की बात की मैं लानत बेचता हूँ ओहदे पे वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो वो उसके बाद इनके ऊपर काम चल रहा था, बैरिस्टर गोहर के थ्रू बहनों के साथ बातचीत चल रही थी, उनको कहा जा रहा था कि आप ये ना करें, आप इस प्रोसेस को सपोर्ट करें, वो नहीं कर रही थी। अब दो जो बहनें हैं उनको आ गई है समझ, उज़्मा और नूरीन को, कि यार हम क्यों नहीं इनको सपोर्ट कर रहे इस चीज़ में, हमारा क्या लेना देना सियासत के साथ,
और जेन्युइनली उनका नहीं है। बिल्कुल उनका है कि हमारा भाई बाहर से बाहर है है। और भाई कह रहा है कि उसको HSI को और उनको सपोर्ट करो। तो सलमान सफदर आके हमें कह रहा है कि उसने कहा है हमारे भाई ने, और वो हमें कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करें, यानी कि HSI, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा। तो हम क्यों नहीं कर रहे? एंड दे फिगर आउट कि इट्स अलीमा हु इज नॉट डूइंग इट। तो उन्होंने अब ये मुलाकात की, तो ज़ाहिर बात है जब मुलाकात हुई और वीडियो आई सामने, तो मैंने पूछा कुछ लोगों को जो कि बहुत ही करीब इन मीटिंग्स में होते हैं कि यार ये क्या हुआ है। तो पता ये चला कि बहनों के आपस ये दो बहनें और अलीमा खान का हुआ है फड्डा इस बात पे। अलीमा खान नहीं चाहती कि वो अंडर आए महमूद अचकज़ई के, वो चाहती हैं कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो हमारी तरफ से आए, यानी उनकी तरफ से आए। बाकी तो मैंने तो वैसे ही हैं। तो वो चाहती हैं कि हम डिक्टेट करें कि क्या करना है। आपको पता है कि वो पहले भी करती रही, वो कहती हैं हमसे बात कर लो, बताओ क्या करना है हमारे भाई को, हमसे करो बात। और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं ये बहुत पहले कह चुका हूँ कि अलीमा खान ने इमरान खान की मुलाकातें बंद करवाई हैं, क्योंकि अलीमा खान की मुलाकात या उसका स्पोक्स पर्सन बनना इमरान खान ने बंद करवाया था, जब अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये MI की एजेंट है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू काम करती हैं। और फिर वो मिला था जाकर इमरान खान को, और उसमें फिर अलीमा खान बाद में मिली, तो इमरान ने कहा अली अमीन ये कह रहा था, अलीमा ने बाहर आके कह दिया कि अली अमीन कह के गया मैं MI के साथ काम करती हूँ। और फिर अली अमीन गया वजारत से और ये गई स्पोक्स पर्सन के ओहदे से, और फिर ये डिसाइड हुआ था कि नूरीन खान शायद वो करेंगी बातचीत। उसके बाद सिर्फ फिर एक मीटिंग हुई जिसमें कि फिर बाद में उज़मा खान साहिबा गई थी एक दिन वो बात करने, उसके बाद फिर कोई मीटिंग नहीं हुई। और उन्होंने बाहर आके बयान दे दिया था कि वो कर मामला है। तो वो इमरान खान की मुलाकातें मैंने ये खबर दी थी कि ये अलीमा खान ने बंद करवाई हुई हैं, जिसको बाद में नईम अशरफ भट्ट ने कुछ 1.5-2 महीने बाद उन्होंने एयरवाई पे ये खबर सेम दी थी कि अलीमा खान ने एक मीटिंग में फेडरल मिनिस्टर को ये कहा कि ये मुलाकात ना होने देना इमरान के साथ। तो ये सिचुएशन है जहाँ पर कि अलीमा खान की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाती है अगर वो HSI के अंडर आ जाती हैं, या HSI के जो वो मामला है उसको सपोर्ट करती हैं। बिकॉज आई गारंटी यू द डे HSI हैज़ सम पावर और ही स्टार्ट्स अ प्रोसेस जिसमें कि वो वज़ीर आज़म को मिल लेता है जाकर और वो उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, उस दिन आप ये समझिएगा कि इमरान खान के साथ जो मुलाकात है ना वो खुल जानी है। हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि HSI मिल लेगा, या कोई बैरिस्टर गौहर मिल लेंगे, या हो सकता है ये नूरीन या डॉक्टर उज़मा मिल लें, ये मुलाकातें खुल जानी हैं फिर। सो वो अलीमा खान नहीं होने दे रही, और वो जो अभी वो हुआ है वो उनका फटा चढ़ा। अब इनके डिफरेंसेस जो मेरा सोर्स है वो ये ही वॉज होपफुल कि ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे इनके। मुझे उस पर डाउट है कि अलीमा खान नहीं मानेंगी, बट लेट्स सी। सही, तो देखते हैं नाजरीन के आगे क्या होता है। राना साहब ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। आपकी जो भी इस बारे में राय हो उससे हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। साथ साथ आपको मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारे प्यारे दोस्त हसन इफ्तिखार, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो कल हमारे साथ ज़रूर मौजूद हों। फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी और वकास हबीब राना को इजाज़त दीजिए। आदाब। अल्लाह हाफ़िज़।